चलो वर्जनिंग में अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका S3 वर्जनिंग। अभी पॉइंट है खाली बस, छोटे छोटे पॉइंट हैं इसके अंदर कि वर्जनिंग क्या होती है, वेबसाइट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर हम लोग, क्लासेस क्या होती हैं, प्राइस क्या है इसके, ये सब पढ़ना है बैठ कर। ठीक है, तो वर्जनिंग का एक्चुअल बेनिफिट क्या था? वर्जनिंग का बेनिफिट ये था खाली बस कि कोई भी एक्चुअल में आपके बकेट में कोई भी आपसे ऑब्जेक्ट ओवरराइड होता है, कोई भी बकेट में आपसे ऑब्जेक्ट लॉस होता है कुछ भी, ठीक है, बाई मिस्टेक है जानबूझ के आपसे कोई भी ऑब्जेक्ट ओवरराइड होता है, डिलीट होता है, मॉडिफाई होता है, अगर आपने बकेट पे वर्जनिंग इनेबल की हुई है तो आप डेटा रिकवर उसके लास्ट वर्जन से आप अंडू कर सकते हो उसको एक्चुअल में। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट पे एक्चुअल में। तो वर्जनिंग बाय डिफॉल्ट सस्पेंड रहती है, यानी वर्जनिंग सस्पेंड का मतलब है बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होती, वो सस्पेंड मोड पे रहती है। अब जब वर्जनिंग ऑन कर दोगे ना, तो उसके बाद आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे लोग कहते हैं सर मेरे पास 150 ऑब्जेक्ट्स पहले मैं अपलोड कर चुका था उसके अंदर, और फिर मैंने वर्जनिंग बाद में इनेबल की कभी, तो फिर वो डेटा जो आपका ओवरऑल जो अपलोड हो चुका है उसका कोई वर्जन अवेलेबल नहीं है इसके पास। जो डेटा न्यूली अपलोड होगा उसके बाद वो डेटा क्या होगा, खाली बस वर्जन में अवेलेबल रहेगा। तो वर्जनिंग हमेशा जो मिलती है हमको ना, वो नए ऑब्जेक्ट्स पे मिलती है। जिस पॉइंट की बात हम इनेबल करते हैं हम लोग वर्जनिंग को, उस पॉइंट की मिलती है खाली बस। कैसे देखो, सस्पेंड और इनेबल होती है बस। तो सस्पेंड का मतलब क्या रहता है, वर्जनिंग आप चाहते नहीं हो आप लोग, तो एक तरीका है डाउनलोडिंग करो दोबारा अपलोड मारो, पूरा कंप्लीट डेटा को ऑब्जेक्ट को दोबारा अपलोड मारो ओवर राइट, तो मिल जाएगी आपको एक्चुअली। ठीक है, तो मेरे पास काफ़ी बकेट पहले से बने ऑलरेडी। जिस बकेट पे आपको ऑन करना है वर्जनिंग, उस बकेट पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद कहाँ जाओ, प्रॉपर्टी पे जाओ, और प्रॉपर्टी में का ऑप्शन आ रहा है क्या, वर्जनिंग पे जाओ, और यहाँ से क्या, इनेबल, बस सस्पेंड इनेबल दो होते हैं खाली बस, और सेव कर दो। ठीक है, कोई नहीं, जितने ऑब्जेक्ट्स की लिमिट है हर एक ऑब्जेक्ट का वर्जन इनेबल कर सकते हो आप। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएंगे इसके अंदर बेसिकली, उन ऑब्जेक्ट का वर्जन क्या होगा, मेंटेन होता रहेगा। वर्जन कब होता है अपडेट, जब आप मॉडिफाई कर दो डेटा को आप लोग। डेटा आपका सेम रखा हुआ है तो कोई वर्जन अपडेट होगा नहीं, आप डिलीट करोगे अपलोड मारोगे डिलीट जो भी करोगे आप लोग, उसका वर्जन मेंटेन होता रहेगा बैकएंड में। बट एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से आपको दिखता नहीं कौन से वर्जन चल रहे हैं इसके ऊपर। जैसे ये फाइल है आपकी, तो इस पर क्लिक करो आप लोग, तो इसका कोई वर्जन नहीं है अभी तुम्हारे पास, कौन सी फाइल का। तो मैंने यहाँ से फटाफट क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट मैंने वर्जन इनेबल करने के बाद एक नया ऑब्जेक्ट मैंने अपलोड मारा इसके ऊपर। सपोज ये डेस्कटॉप पे गए हम लोग, और कोई भी एक फ्रेश फाइल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये AWS ईमेल समथिंग करके मैंने, ये आ गई फाइल आपकी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ब्राउजर नहीं है इसके अंदर, ये कॉम्प्लेक्स है। तो S3 ब्राउजर जो होगा ना, तो इसके लिए आपको ना वर्जन यहाँ मालूम चलता नहीं है आपको कि कौन कौन से वर्जन अवेलेबल है इस फाइल के। एक्चुअल कंसोल में लिमिटेशन है, इस कंसोल में लिमिटेशन है, तो फिर तुमको थर्ड पार्टी ब्राउजर यूज करना पड़ेगा। अरे ये नहीं थी यार, ये तो ठीक है, कहाँ सी वाली है, एक इसमें थी यार, एक पॉलिथिन में थी, तीन चार काली पीली दवा होंगी करती है इस तरह से। हाँ वही रखी थी वहीं बेड के ऊपर ही। काली मिर्च नहीं, काली पीली दवा होंगी। नहीं मिली, छोड़, अब मैं देखता हूँ उसको, तो पहले गर्म पानी लेके आना होगा ना। हाँ, तो वर्जनिंग को इनेबल आप लिस्ट करना चाहते हो कितने वर्जन अवेलेबल है फाइल के, तो तुम्हें S3 ब्राउजर यूज करना पड़ेगा उसके लिए। फिर इसमें ऑप्शन नहीं है, कंसोल में ऑप्शन नहीं है इसका। तो उसके लिए कहाँ चलो फिर फटाफट से, ये मेरे पास एक S3 ब्राउजर है। ठीक है, और इसमें वही क्रेडेंशियल्स यूज करने पड़ेंगे फिर आपको, कौन से वाले, जो लास्ट टाइम आपने दिए थे आई थिंक यूजर को। तो इसमें एक फाइल थी कौन सी, क्रेडेंशियल्स करके, जिसकी जो एक्चुअल में एक्सेस की है ना, वो तुम्हें यूज करनी पड़ेंगी। फिर यहाँ से, यहाँ जाओ और इसको, सॉरी वहाँ पेस्ट मत मारो,
साउंड कम आ रही है, अभी ठीक आ रही है? किसी पे हेडफोन है क्या? ऐड अकाउंट किया मैंने। तो आपने जिस बकेट पे आपने वर्जन को ऑन किया था ना, उसके अंदर चलो एक बार। ये था मेरा एक प्रोडक्शन नाम का प्रोडक्ट बकेट था। इसकी फाइल के ये वर्जन आ रहे हैं बस, देखो यहाँ पे। कहाँ जाओ, साइड में साफ साफ बोला करंटली आपका एक रिवीजन नंबर क्या हो गया, मेंटेन हो गया है। ठीक है, कल को सपोज करना ये फाइल आपसे क्या हो गई, ये फाइल आपसे क्या हो गई है, आप यहाँ गए और यहाँ तुमने फाइल को मॉडिफाई किया और सेम ऑब्जेक्ट आपने क्या कर दोबारा से, आपने सेम ऑब्जेक्ट दोबारा आपने बाई मिस्टेक अपने मार दिया अपडेट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो बैकएंड साफ साफ बोला कि आपका एक्चुअल में अगर ये ऑब्जेक्ट देखोगे आप लोग, तो इसका करंट में आपकी फाइल की स्टेट क्या है। अगर मैं फाइल की डाउनलोडिंग करता हूँ अब, तो ये मुझे कहाँ से मिलेगी फाइल, ये फाइल मुझे कहाँ से मिलेगी अब? अगर मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, पहली स्टेट में चाहिए फाइल आपको, तो अगर पहली स्टेट चाहिए फाइल की आपको, तो वही ब्राउज़र के अंदर जाओ और कौन से वर्जन से, ये जो वर्जन आएगा इसका एक्चुअल में अब, ये वर्जन आपका कौन सा होगा, ये वर्जन आ गया आपको। ये वर्जन कौन सा है आपका? पहला वर्जन है। तो कहने का मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, खाली मैंने बस बताया इनको कि एक बकेट पे वर्जनिंग इनेबल करना और उसको किसी ऑब्जेक्ट को रिकवर करना, खाली बस। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पहले से अपलोड था ऑलरेडी, तो इसका वर्जन अपडेट नहीं होना चाहिए बेसिकली इसका। अगर सपोज करना मैं इसको कर दूँ यहाँ से, जैसे मैं इसको अगर क्या कर दूँ डिलीट, देखो अगर आपने ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया ना, तब भी इसका वर्जन क्या होगा, अपडेट तो कुछ ना कुछ हो रहा है ना, मॉडिफाई हो रहा है, कुछ भी होगा। बट लेकिन आप आपने इसको मारा ऑब्जेक्ट आपने लॉस, तो बैक एंड में क्या आ गया, देखो कौन सी फाइल का, कौन सी फाइल का 3 वर्जन है आपका। बोला डिलीट स्टेट चाहिए फाइल आपको, तो यहाँ उठा लो, उससे पहले चाहिए आपको तो ये उठा लो। बट आपकी कौन सी वाली फाइल है अभी? अगर मैं इसको डिलीट मारता हूँ, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो इसका भी मार्कर पॉइंट क्या हो रहा है। अगर मैं डाउनलोडिंग करना चाहता हूँ, हो सकता है फीचर से ऐड कर दिया हो उन्होंने, बट एक्चुअल में अभी तक ये था खाली बस कि जो डेटा अपलोड हो चुका है पहले ऑलरेडी और आपने वर्जनिंग बाद में इनेबल की है, तो एग्जिस्टिंग डेटा पे वर्जन क्या नहीं था, मेंटेन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो डेटा पहले से अपलोड है इसके अंदर ऑलरेडी, उसका भी वर्जन क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। तो वर्जनिंग या तो इनेबल होती है या सस्पेंड होती है, डिलीट नहीं होती कभी भी। मतलब आप वर्जनिंग को डिलीट नहीं कर सकते आप लोग। जैसे आपने अभी डिसेबल कर दिया, आपने डिसेबल, तो जो डेटा आप वर्जन में बन चुका है ना, उसकी वर्जनिंग को आप खत्म नहीं कर सकते आप। नहीं समझे? जैसे आपने अभी आपने वर्जनिंग बंद कर दी, डिसेबल कर दिया आपने अभी, तो डिसेबल कर सकते हो आप लोग, वर्जनिंग को डिलीट नहीं कर सकते आप। जिन ऑब्जेक्ट का वर्जन मेंटेन हो चुका है, वो तो वर्जन रहेगा ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएंगे उनका वर्जन आप सस्पेंड कर सकते हो कि अपना बने। ठीक है ना, ये इसका बेनिफिट है। दूसरा क्या है, मार्केट में स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, उस काम में भी क्या आता है आपका, किस काम में आता है, हाउ टू होस्ट स्टैटिक क्या वेबसाइट ऑन S3 बकेट। तो ये मैंने आपसे बोला था कि कंटेंट जितने भी आपके लाइक स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग, वीडियोज जो भी देना वो ठीक है, प्लस आप अपने स्टैटिक HTML कंटेंट को भी होस्ट कर सकते हो बता S3 स्टोरेज। तो कुछ मत करो, खाली बस जो आपका एक्चुअल HTML कंटेंट है ना,
सपोज मेरी वेबसाइट का कंटेंट कहाँ रखा हुआ है, ये मेरी वेबसाइट का सपोज एक पेज है जिसका नाम दिया मैंने क्या, मेरी वेबसाइट का ये पेज है कौन सा वाला, नाम क्या है इसका। तो अभी ऐसा मानो कि वो प्रॉपर मेरे पास बड़ी वेबसाइट तो है नहीं अभी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, वेलकम टू क्या स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। कहाँ चलो आप लोग इसी बकेट के अंदर आप चाहते क्या हो, वेब होस्टिंग करना चाहते हो। सपोज मेरी वेबसाइट है, कुछ पेज पहले से पड़े हैं इसके अंदर ऑलरेडी, मैंने एक नया पेज डाल दिया इसके अंदर, कौन सा, ऐड पे गया, डॉक्यूमेंट में गया मैं, इंडेक्स डॉट, और यहाँ से मैंने पेज को अपलोड किया, इसको मैंने रिनेम कर दिया, डॉट txt आ रहा है पीछे दिखाने के लिए, बस मैंने क्या किया, इस पेज को रिनेम किया मैंने, और इस पेज को मैंने पब्लिकली अलाउ कर दिया जिससे सब इसे एंटरटेन कर पाए। अब सेम कहाँ जाओ, बकेट की प्रॉपर्टी में जाओ, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्या, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, पूछ रहा है बताओ एक तो वेबसाइट का कौन सा पेज है आपका, बोल रहा है बाई डिफॉल्ट ये तुम्हारे बकेट का ही सिंगल यूआरएल है, बट आपकी जो वेबसाइट होगी ना इस नाम से तो ओपन होगी नहीं। तो आगे चल के जब पढ़ाऊँगा डीएनएस आपको मैं, तो फिर मुझे इस यूआरएल को अपने डोमेन से मैप करना पड़ेगा। तो अभी आपकी वेबसाइट का कौन सा यूआरएल है, ये वाला यूआरएल है, इसको हिट मारोगे तो कौन सा पेज खुलेगा, इंडेक्स डॉट HTML, और बाकी जो रिमेनिंग पेज होंगे आपके सब इसमें लिंक हैं, HTML के अंदर लिंक हो रखे हैं। मेन पेज कौन सा, इंडेक्स डॉट HTML है, और यहाँ से ये वाला यूआरएल कॉपी कर लो ऐसे, और वेबसाइट को सेव कर दो ऐसे। अब ब्राउजर में जाओ आराम से, और जो आपका था यूआरएल उसको यहाँ पे पेस्ट मारो, तो ये क्या ऊपर है वेबसाइट, हम HTML वेबसाइट ब्राउज कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी ये तो सब मेन छोटे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अब जो मेन टॉपिक है इसका वो पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा, जो आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है, बकेट ऑब्जेक्ट क्लास एंड क्या राइट्स। यहाँ पे लोग थोड़ा डाउट में आते हैं खाली, उसकी सर इसकी वजह तो क्लास क्या होती है इसके अंदर, और इसकी बिलिंग किस बेस पे होती है पूरा। करें स्टार्ट में, चलो पहले तो बकेट में, बकेट ऑब्जेक्ट क्या क्लासेस एंड प्राइस। पॉइंट निकल के ये आ रहा है सर, इन्होंने ऑब्जेक्ट स्टोरेज की क्लास चेंज क्यों की, पहली चीज़ तो क्लास चेंज करने का मतलब क्या था पता है इनका, क्योंकि कस्टमर दो टाइप के थे, कुछ कस्टमर ऐसे थे जिनको हाई अवेलेबिलिटी कम चाहिए, कुछ ऐसे कस्टमर थे जिनको डेटा की लाइक एक्सेसिबिलिटी बहुत कम चाहिए, कुछ कस्टमर ऐसे थे जिनको डेटा एक्सेसिबिलिटी बहुत फास्ट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, सबसे सेम कॉस्ट अगर लेना स्टार्ट कर दिया, तो जो कस्टमर तुमसे डेटा रख, सिर्फ जो डेटा राइट करता है बस तुम्हारे ऊपर आके, कभी एक्सेस नहीं करता 3 साल 2 साल तक, उसको भी पैसा बराबर देना पड़ता है एक्चुअल में, तो वो कस्टमर की अनसेटिस्फाई नहीं बेसिकली आपसे। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, क्लास को डिवाइड किया है 3 फैक्टर के ऊपर। एक तो डेटा की नंबर ऑफ कॉपी कितनी चाहते हो, पहला फैक्टर, जिसको बोलते हैं डेटा हाई अवेलेबिलिटी क्या चाहते हो आप, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया है, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लास को डिवाइड किया है, पहला नंबर ऑफ कॉपी, दूसरा डेटा आपका फ्रीक्वेंट एक्सेस है कि नॉन फ्रीक्वेंट एक्सेस है। आपका फ्रीक्वेंट एक्सेस है तो अलग जाएगा, और आपका डेटा फ्रीक्वेंट कभी कभी आपका महीने में 2 महीने में या बहुत ज़्यादा कम क्या होता है, इनफ्रीक्वेंटली होता है एक्सेस, तो उसको अलग कर दिया है, ठीक है। तो पहला क्या है देखो, सबसे पहली क्लास कौन सी है, पहले बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहली क्लास है इनके पास कौन सी क्लास है, स्टैंडर्ड। दूसरी क्लास है इनके पास कौन सी, स्टैंडर्ड
आइए, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ये कौन सी है? फ्रीक्वेंट एक्सेस, ये कौन सी है? इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। और तीसरी क्लास है इनके पास हाँ, कौन सी है? ये तीन क्लास पहले काम की है आपकी, कौन कौन सी? स्टैंडर्ड, इनफ्रीक्वेंट और वन जॉन। करें स्टार्ट? चलो, सबसे पहला फैक्टर क्या था? एक तो दोनों क्लास में डेटा की कॉपी कितनी मोर देन, इसमें कितनी है और इसमें कॉपी क्या है, देखते हैं ना। जिनके पास ऑन प्रीमिसेस बैकअप नहीं है, जिनको लगता है बैकअप बैकअप तुम ही देखो, हमारा काम नहीं है एक्चुअल में, मुझे डेटा की अवेलेबिलिटी चाहिए प्रॉपर, डेटा लॉस ना हो कभी, आपका एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो, दो डाउन हो जाएं, तब भी मेरा डेटा क्या नहीं प्रॉपर अवेलेबल रहना चाहिए। तो पहली चीज़ तो आपको डेटा की अवेलेबिलिटी 99 पॉइंट समथिंग चाहिए आपको, पहली चीज़ तो तुम्हारे लिए ये वाली क्लास तो काम की है नहीं। कौन सी? ये क्लास कौन लेता है? जिनको पता है कि डेटा हमें एक कॉपी ओवर द इंटरनेट रखनी है और एक कॉपी मेरे बैकअप में रखी हुई है, अगर वहाँ से जाएगी तो लोकल में है और लोकल से जाएगी तो वहाँ भी अवेलेबल है। एक्चुअल में मुझे कॉस्ट बचानी है, ऐसा नहीं कि हमारे पास लोकल भी कॉपी पड़ी हुई है और तीन कॉपी की पैसा वहाँ दे रहे हैं हम लोग। जिनको लगता है कि हमारे पास ऑन प्रीमिसेस बैकअप रखा होता है पहले से ऑलरेडी, वो लोग जाते हैं कहाँ पे? वन जॉन। ये बहुत पैसा कम लो हमसे, क्योंकि हमारे पास तो एक कॉपी पहले से मेंटेन हो रखी है, हमको बस डेटा रखना है, अवेलेबिलिटी हमारे पास लोकल में क्या है, मेंटेन हो रही है। उसके बाद इसमें क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? नो एडिशनल एक्सेस प्राइस, मतलब डेटा रिट्राइवल कॉस्ट अलग से नहीं है इसके अंदर। स्टैंडर्ड क्लास में जाओ आप लोग, 5 टेराबाइट का डेटा आप रखो, सपोज करना आपने क्या किया इसके अंदर, आप कहाँ गए, S3, आपने क्या किया स्टैंडर्ड क्लास में जाके आपने 5 टेराबाइट का डेटा रखा, उसमें से आपने 1 टेराबाइट डाउनलोडिंग कर ली, रिट्राइव कितना किया आपने? सपोज आप S3 में गए और तुमने स्टैंडर्ड क्लास के अंदर जाके आपने क्या किया, कितना डेटा, 1 टेराबाइट का आपने डेटा रख दिया आपने। क्या कॉस्ट आ रही है? फ्री टीयर निकाल दो उसमें से, करीब करीब कितना पड़ा, 23। यानी S3 स्टोरेज में 1 टेराबाइट का डेटा अगर यू आर लाइक पुटिंग ओवर द स्टैंडर्ड क्लासेस, उसकी कॉस्टिंग 23 है, विथ रिट्राइवल है, ये सब कुछ है। मतलब आप फ्रिक्वेंटली डेटा भरी क्या करो, स्कैन मारते रहो, मतलब आपने अपनी इमेजें डाल दी, पिक्चर डाल दी आपने, वो इंटरटेन डेटा कंटिन्यूस बाहर से हो रहा है, मतलब कस्टमर ने भले ही उसमें से क्या किया, कस्टमर ने भले ही उसमें से कितना 100 GB डेटा कर दिया आपने, रिटर्न दे दिया, डाउनलोडिंग करवा दिया आपने कितनी GB, तब भी कॉस्ट क्या आ रही है? ठीक है। और 23 डेटा आपने डाउनलोड ही नहीं किया, खाली आपने स्कैन किया, बस ब्राउज किया आपने, मतलब तब भी कॉस्टिंग क्या आ रही है? इसका मतलब क्या हो गया कि स्टैंडर्ड क्लास जो होती है वो किस काम में आती है, कि जिनको डेटा एक्सेसिबिलिटी की अलग से कॉस्ट पे नहीं करनी, कुछ ऐसा बजट दे दो कि 70 रुपये में डेटा डाउनलोडिंग और प्लस रखने का खर्चा दोनों क्या हो, सेम हो। जब कौन सा वाला, इसमें क्या है, इसका नाम क्या है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है। साफ साफ अमेजन बोलता है कि डेटा रखने की कॉस्ट कम पड़ेगी, डेटा रखने की कॉस्ट कम पड़ेगी, लेकिन डेटा रिट्राइवल की एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, तुम तो जानबूझ के डेटा कहाँ पर रखोगे अपना, पैसा बचाने के लिए आप ये वाली क्लास सेलेक्ट ना करके कहाँ जाओगे आप लोग, इस क्लास के अंदर। और लेकिन वो डेटा आपने फिर फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है फिर,
डेटा रखने की कॉस्ट तो क्या है, देखो इसके अंदर गए हम लोग वापस, एक क्लास नीचे आओ थोड़ा सा, कौन सी वाली थी, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। आपने इसमें 1 टेराबाइट का डेटा सिर्फ रखा है खाली बस अभी, तो पैसा कितना पड़ रहा है आपको, कितना पड़ रहा है, उसमें क्या था, यानी कि डेटा रखने की कॉस्ट क्या है इसमें 50% है। लेकिन अब पूछ रहा है रिट्राइवल कितना करना चाहते हैं इसमें से आप लोग, आपने सपोज करना, तो देख लेना कि अगर हम लोग 1 महीने में इतना रिट्राइवल कर लेते हैं, मतलब 1 टेराबाइट रखने के बाद हमारी कंपनी कम से कम 100 GB रिट्राइव कर लेती है, उसमें से कितना 100 GB रिट्राइवल कर लेते हैं हम लोग उसमें से, तो कितना आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ तो हुआ ना इंक्रीज। अगर 500 GB कर दूँ रिट्राइव, कितना, कितना हो गया, इसका मतलब क्या है कि 1 टेराबाइट का डेटा, 1 टेराबाइट के डेटा में से अगर 500 GB रिट्राइव कर लेते हो आप लोग, तब भी कितना पड़ रहा है आपको, उससे कम पड़ रहा है आपको। अगर आपको लगता है नहीं 1 टेराबाइट का डेटा रिट्राइव भी करना पड़ता है मुझे मंथली, तो फिर अगर आप यहाँ 1 टेराबाइट रिट्राइवल कर लेते हो आप लोग, तो अगर आप 1 टेराबाइट को रिट्राइवल कर लेते हो, कितना हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो क्लास क्या हो गई फिर तो, स्टैंडर्ड ही बेस्ट है हमारे लिए फिर तो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 1 टेराबाइट आप रिट्राइव कंप्लीटली रख रहे हो, उतना ही उतना क्या हो रहा है आपका रिट्राइवल हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अगर लगता है सर मुझे 3 कॉपी मेंटेन नहीं करनी, तो आप कहाँ जाओ, अगर 1 टेराबाइट का डेटा कहाँ पे रखते हो आप लोग, इसके अंदर वन जोन, आइए नाम क्या है इसका, वन जोन मतलब सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में आपका डेटा क्या हो रहा है, खाली बस स्पिन हो रहा है। 1 टेराबाइट का डेटा यहाँ पे रखते हो, तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी हो गई, नहीं यार ये तो गलत आ रही है ना, कॉस्ट तो कम आनी चाहिए ना, कहीं मैंने वो है, अच्छा ये सेलेक्टेड है आपका ना, हाँ कितना कॉस्ट हो गई, 10 हो गई। इसका मतलब आपको अवेलेबिलिटी जोन, बट इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसमें इसमें अवेलेबिलिटी कम मिल रही है आपको डेटा की, एक तो डेटा लोकल ऑन प्रेमिसेस में आपका बैकअप रहना चाहिए, ठीक है, बट ये भी इनफ्रिक्वेंट एक्सेस ही है, इसमें भी रिट्राइवल कॉस्ट अलग से देनी पड़ेगी आपका, क्लियर। तो पहले बात की मैंने कौन सी क्लास की, स्टैंडर्ड, इनफ्रिक्वेंट और एक वन जोन, आइए अब चौथी क्लास कौन सी है, चौथी क्लास कौन सी है, ग्लेशियर, करें स्टार्ट। रिड्यूस समझा, हाँ इसमें कम है ना, इसमें इसमें सिंगल कॉपी है बस जी, इसमें क्या है मोर देन 3 कॉपी है आपकी, ठीक है। अब चौथा क्या है, ग्लेशियर, ग्लेशियर में क्या होगा, हम्म, एक मिनट बस, अभी से ये हाल है यार है, घर वाले मर पे आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा। दिल्ली में हो ही रहा है इस टाइम पे, अच्छे अच्छे लोग फैल गए। ग्लेशियर का मतलब है पता है, डीप आर्काइव इसको बोलते हैं, ग्लेशियर को आर्काइवल डेटा, मतलब ग्लेशियर उन वो लोग यूज करते हैं जो डेटा को ऑफलाइन चाहते हैं, एकदम बैकअप टेप डेटा जो होता है, कि सर अभी तक का डेटा तो हम स्कैन कर पा रहे हैं, हम रिट्रैवल कर पा रहे हैं हम लोग, यानी कि आप डायरेक्टली चाहो तो नेट से ब्राउज कर सकते हो डेटा को, आप लोग किसके अंदर डेटा को, इन डेटा को तुम चाहो तो इंटरनेट से ब्राउज कर सकते हो, लेकिन ग्लेशियर में वो डेटा रखते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं बैक ऑफलाइन डेटा, कंपनी के लॉग्स, आर्काइव, बैकअप्स, जो कस्टमर
कोई बंदा HTTP से आगे इंटरटेन नहीं करेगा, हम लोग ही उसको रीट्रैक करना होगा कभी हमें फ्यूचर में, तो वी विल डाउनलोड ऑन सिक्वेंसली, हम उठाएंगे उसको पहले आराम से और कस्टमर को दे देंगे कि आपका डेटा है एक्चुअल में। लेकिन इन डेटा में क्या, दोनों में तीनों में, इन डेटा में तो तुम आप बड़े आराम से चाहो तो ब्राउजर से स्कैन भी कर सकते हो डेटा को, आप लोग HTTP से बैठ के डेटा स्कैन रिट्राइवल कर सकते हो डेटा को आप लोग। बट ग्लेशियर का मतलब होता है कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट एक तो इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं होगा, मतलब वो ऐसा नहीं है आपका कि आप उसके कोई हाइपर लिंक होगा हम उसको वेबसाइट में यूज कर लेंगे हम लोग, नहीं। ग्लेशियर किस काम में आता है एक्चुअल, पैक डेटा, ऑफलाइन डेटा, टार फाइल, टेप डेटा जो होता है एक्चुअल में, टार फाइल जो होती है कंपनी की, जिनको हमें ऑफलाइन रखना पड़ता है, हमारी कंपनी का डेटा है वो, कस्टमर की लॉक से, एप्लीकेशन लॉक से, वो किसी कस्टमर को वेबसाइट में इंटीग्रेट करके हमको नहीं देना है। क्लियर? तो ग्लेशियर में डेटा की कॉस्ट सबसे कम है, क्योंकि इसमें कंप्यूट हमें नहीं चाहिए, मतलब इंटरटेन करना नहीं है तो कंप्यूट नहीं चाहिए हमें, बस खाली करना क्या, एक बार हमारी कंपनी का डेटा 1 टेराबाइट का डेटा होगा, जो भी है आर्काइव फॉर्मेट में होगा, उसे हम वी विल अपलोड ओवर द ग्लेशियर, और ग्लेशियर में जाके बंदा कभी हमें चाहिए, कस्टमर मांगेगा हमसे तो दोबारा डाउनलोड करके देना पड़ता है हमको। करें स्टार्ट। लेकिन ग्लेशियर है तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज, लेकिन ग्लेशियर की इन्होंने अलग से सर्विस अलग कर दी एकदम, इन्होंने ग्लेशियर को S3 स्टोरेज से एकदम अलग कर दिया है, और ग्लेशियर में डेटा अपलोड करने का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ से नहीं मिलता हमको, आपको अलग से कहाँ जाना पड़ता है उसके लिए, फिर कहाँ अलग से सर्विस है इनके पास S3। लेकिन S3 के डेटा को तुम चाहो तो ग्लेशियर पे मूव कर सकते हो। ग्लेशियर मार्केट में दो तरीके से यूज होता है, एक तो S3 टू ग्लेशियर, एक डायरेक्टली टू ग्लेशियर, मतलब कुछ दोनों के रेफरेंट है। जैसे आपको लगता है कि मेरा एक डेटा है सर 3 महीने तक काम में आता है, 3 महीने तक हम ब्राउजर से उसे ओपन करते रहते हैं, तो इस केस में आप लोग ग्लेशियर पिक्चर में आने वाला भी नहीं है। बट 3 मंथ्स के बाद डेटा एक्सेस होना बंद हो जाता है एकदम, ठीक है, तो उसको फिर S3 की क्लास में रखना बहुत क्या कॉस्टली पड़ रहा है हमारे लिए, तो फिर तुम चाहो तो आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ के बाद उस डेटा को ग्लेशियर पे मूव कर सकते हो खाली आप। नहीं समझे? दोनों ही ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, फर्क क्या है, एक में डेटा राइट होता है इन फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, डेटा जैसा होगा आपका वैसे ही सेम क्या रखा, डेटा आपका रखा हुआ है, आप डेटा कहीं से चाहो तो उसकी लिंक से एक्सेस कर सकते हो। ग्लेशियर का मतलब ही है टेप डेटा, डेटा फॉर्मेट कैसा होगा, डेटा जब राइट होगा तो ग्लेशियर में डेटा कंप्रेस फॉर्म में सेव होता है, पहली चीज तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेटा को तुम इंटरनेट से इंटरटेन नहीं कर सकते, पहली चीज। अब ग्लेशियर में डेटा पहुंचाने के दो मेथड है, कुछ लोग करते क्या है, S3 का डेटा जो काफी टाइम से यूज में आ रहा था, बट अभी आफ्टर 3 मंथ्स इंटरवल के बाद डेटा एक्सेस होना बंद हो गया, सो वी डजंट वांट टू पे द एज पर क्लासेस जो बहुत महंगी पड़ रही है हमको, डेटा एक्सेस हो नहीं रहा मेरा, तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, फिर उस डेटा की कॉस्टिंग को रखने के लिए जो स्टोरेज कॉस्टिंग दे रहे हैं हम लोग, ग्लेशियर की कॉस्टिंग की बात करें तो बहुत कम पड़ रही है हमको, तो कुछ लोग करते क्या है, डेटा को S3 से डाउनलोड ना करके वापस ग्लेशियर में अपलोड ना करके वो सीधा सीधा अमेजन उस लेवल तक का इम्प्लीमेंटेशन देता है कि S3 की क्लास में से डेटा को तुम ग्लेशियर में मूव कर सकते हो। ग्लेशियर भी S3 की ही एक क्लास है, बट ग्लेशियर को यूज करने के दो मेथड होते हैं, या तो ग्लेशियर में डायरेक्टली विदाउट हैविंग द S3 क्लासेस, स्टैंडर्ड, इनफ्रीक्वेंट, वन जोन आईए, इनके अलावा भी डेटा अपलोड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कैसे, अलग से कंसोल है इसका अपना, कौन सा, S3 ग्लेशियर अलग से कंसोल है इसका अपना। और ग्लेशियर में डेटा जब होता है अपलोड तो वहां बनते बकेट, और यहां बनते हैं क्या क्या बनते हैं, वॉल्ट बनते हैं खाली, बस। नहीं समझे? जब भी आप लोग, मैं आपको पहले सिखा रहा हूं डेटा डायरेक्टली अपलोड करना किसके अंदर, ग्लेशियर के अंदर, ठीक है। देखो भाई, ये सब अभी तक जो क्लास थी ना, 3 क्लास, ये सब 3 क्लास क्या है, S3 क्लास है बेसिकली ये।
इस क्लास को आप कैसे करते हो सेलेक्ट, आपको पहले मैं समझा दूँ थोड़ा सा आपको। ये मेरा एक S3 बकेट है, सुनना एक बार, ठीक है। इस S3 बकेट में डेटा अपलोड करते टाइम पे आपसे पूछता है कि डेटा को आपको किस क्लास में स्टोर करना है। जिस क्लास में आप स्टोर करोगे, डेटा की कॉस्टिंग अवेलेबिलिटी जो हमने डिफाइन करके दिया है उस क्लास के रेस्पेक्टिव वो मिलेगी आपको। हर क्लास की अपनी क्या, एक हर क्लास की 3 चीजें हैं, स्टोरेज कॉस्टिंग, रिट्राइवल कॉस्टिंग और अवेलेबिलिटी, ठीक है। तीनों चीज के बेस पे ही कस्टमर डिसाइड करता है कौन सी क्लास उसके लिए क्या है, बेस्ट है, ठीक है। तुमने बोला कि मुझे स्पेस रखना है, स्पेस रखना है और अवेलेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको चाहिए अवेलेबिलिटी और प्लस क्या, स्पेस रखने की कॉस्टिंग चाहिए, रिट्रैवल आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या लोगे हैं? रिट्रैवल बहुत कम चाहिए आपको। अच्छा सही बोल रहे हो, मैंने बिल्कुल बोल दिया बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। एक्सेसिबिलिटी कंपेयर टू बहुत ज़्यादा कम है मंथली में मेरी डेटा की। डेटा रिट्राइवल क्या है, बहुत ज़्यादा कम होना है। 100 GB में से 70 GB डेटा हो गया, 100 GB डेटा खाली। बस ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो फ्रिक्वेंट क्या नहीं होते, एक्सेस नहीं होते। क्या लोगे आप लोग, स्टैंडर्ड आईए, जिसमें अवेलेबिलिटी तो पक्की मिल रही है आपको, प्लस उसमें एक खाली बस प्रॉब्लम है कि रखने की कॉस्ट कम है, रिट्राइवल कॉस्ट है, बट आपको कहीं ना कहीं उस कॉस्ट से कम पड़ने वाली है जो स्टैंडर्ड में है, ठीक है। तुमने बोला कि मुझे डेटा एक्सेसिबिलिटी भी कम चाहिए और मुझे अवेलेबिलिटी भी कम चाहिए, तो फिर क्या लोगे तुम, वन जोन आइए। वन जोन कहता है कि देखो डेटा एक्सेसिबिलिटी भी कम है इसके अंदर, मतलब रिट्राइवल ज़्यादा मत करना, रिट्राइव करोगे तो कॉस्ट देनी पड़ेगी, और आपके पास डेटा की एक कॉपी लोकल में होनी चाहिए। अगर मेरा डाउन गया डीसी तो आप वहाँ से एक्सेस कर लेना। तुमने बोला नहीं सर मुझे डेटा कंप्यूट भी चाहिए, मुझे डेटा कंप्यूट करना पड़ता है, यानी कि फ्रिक्वेंट एक्सेस डेटा है मेरा, और प्लस मुझे अवेलेबिलिटी बराबर चाहिए। इन डेटा रिट्राइवल ज़्यादा होना है और अवेलेबिलिटी भी मुझे प्रॉपर चाहिए, तो फिर कौन सी क्लास लोगे आप, स्टैंडर्ड, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट की अपलोड करते टाइम पे हम डिसाइड कर सकते हैं या बाद में जाए क्लास चेंज कर सकते हैं। पहला पॉइंट, एक बकेट में हैव द मल्टीपल, माइट हैव द मल्टीपल ऑब्जेक्ट, माइट हैव द सेम क्लास या डिफरेंट क्लास, ये मैटर नहीं करता। क्लास एक्चुअल बकेट की नहीं होती, क्लास ऑब्जेक्ट की होती है, नहीं समझे। ये जो बकेट है ना, देयर इज नो क्लास, इसी को क्लास नहीं है, इसके अंदर आने वाले किसकी, ऑब्जेक्ट की क्लास होती है। तो एक बकेट में माइट हैव द मल्टीपल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैव द सेम क्लास या माइट हैव द डिफरेंट क्लास, ये मैटर नहीं करता। सो एज पर द क्लास आपका ऑब्जेक्ट का चार्ज आएगा, एज पर ऑब्जेक्ट क्लासेस क्या होंगी, आपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस, आप डेटा की एक्सेसिबिलिटी क्या रखी है आपने। तो मैं प्रोडक्शन के अंदर गया, इसमें कितने ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं अभी, एक ऑब्जेक्ट है, क्लास क्या है इसकी, स्टैंडर्ड है। तो अब जब आप अपलोड करते हो डेटा को, उस टाइम पे देखना, उस टाइम पे आप देखना, आप यहाँ से नेक्स्ट करो इसको, वो आपसे पूछता है क्या, क्या पूछ रहा है कि डेटा आपको किस क्लास में, हाँ सर अभी तुम्हारे क्लास में टीयरिंग भूल जाना, अभी कौन सी क्लास बची है, अभी एक, अभी टीयरिंग में ध्यान मत देना, अभी खाली स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस और एक वन जॉन, और कहाँ चुके हम लोग, अब वही समझा रहा हूं मैं आपको। ग्लेशियर को या तो आप ऐसे यूज कर लो, ठीक है, बट कभी भी ऐसा केस होता नहीं आईटी में क्या कि एक बकेट में डेटा आर्काइव पड़ा हुआ है और कुछ डेटा कैसा पड़ा हुआ है, रीडेबल फॉर्म पड़ा हुआ है आपका। बट कभी आपको अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसी लिंक देनी हो कि टार फाइल है एक, तो एक क्या है, मतलब मैंने अभी से जो, अभी मैंने इससे पहले ग्लेशियर का टैब ओपन किया था, मैंने अभी अलग से ग्लेशियर का टैब ओपन किया था ना, ये डेटा अभी हालांकि वहीं जा रहा है, ग्लेशियर के अंदर ही जा रहा है, बट ग्लेशियर में डेटा पहुंचाने के दो मेथड हैं, या तो यूजिंग द S3 कंसोल, यूजिंग S3 कंसोल, या ग्लेशियर के पास अपना भी क्या अलग से कंसोल है। ग्लेशियर कंसोल को यूज करोगे तो आपको जाके वॉल्ट
बनाना पड़ेगा, तब जाकर डेटा अपलोड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बट अभी एक बात याद रखना खाली बस, कि मैंने इसको यहाँ से कैंसिल किया। एक डायग्राम बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा वहां से जल्दी मालूम चल जाएगा। एक डायग्राम है मेरे पास, AWS S3 क्लासेस। देखो थोड़ा नीचे आओ, इसमें एक डायग्राम बना हुआ है पूरा प्रॉपर, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, साफ साफ बोल रहा है कि S3 में ड्यूरेबिलिटी सब में सेम है, 90.9 टाइम 9 है। कितना? इसको बोलते हैं क्या, ड्यूरेबिलिटी। मतलब डेटा आपका बाय डिफॉल्ट उनकी साइड से कभी लॉस होने वाला नहीं है, 99.9 टाइम 9 है। इसका मतलब देयर इज नो चांस टू फॉल डेटा फ्रॉम देयर इंफ्रा साइड, अमेजन साइड। बट डेटा की अवेलेबिलिटी कितनी है? वन जोन में कितना आ रही है? 99.5 आ रही है। और बाकी सब में क्या आ रही है? कि सब में डेटा क्या हो रहा है? मोर देन, साफ साफ लिखा भी है कि इसमें डेटा, अगर आपने यू विल लाइक पुट योर ऑब्जेक्ट इनटू द स्टैंडर्ड क्लास, तो स्टैंडर्ड में डेटा क्या हो रहा है? मोर देन 3। अवेलेबिलिटी जोन में क्या हो रहा है? स्पिन हो रहा है। सेम टीयरिंग क्लास भूल जाओ अभी। स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में भी क्या हो रहा है? डेटा मोर देन। बट वन जोन आईए में क्या हो रहा है? और सेम ग्लेशियर में भी क्या हो रहा है? लेकिन मिनिमम कैपेसिटी चार्ज पर ऑब्जेक्ट, कुछ क्लासों का पहले से, कुछ क्लास ऐसी हैं जिनमें पहले से डिफाइन है कि आइदर आप ऑब्जेक्ट 1 KB का लो, 2 KB का लो, 3 KB का लो, इतने ऑब्जेक्ट में कम से कम आपको मैं इतना चार्ज तो दूं, आपको देना पड़ेगा। यानी स्टैंडर्ड वाले में कोई ऐसे प्री डिफाइंड एप्लीकेबल चार्ज नहीं है, जितना करो अपलोड उतना ही बिल देना पड़ेगा। जबकि इन फ्रिक्वेंट एक्सेस में और वन जोन आईए में और ग्लेशियर में कम से कम कितना, देखो 128 KB का ऑब्जेक्ट प्राइस कम से कम बनता है आपके लिए एक महीने। और साफ साफ बोल रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट आप रखो एक दिन, चाहे ऑब्जेक्ट आप रखो 2 दिन 3 दिन, 30 डेज की कॉस्टिंग कम से कम देनी पड़ती है। किसके अंदर? किसके अंदर? इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। और ग्लेशियर में कितना है? ग्लेशियर में कोई भी ऑब्जेक्ट कम से कम 90 डेज कॉस्टिंग। तो ऐसा डेटा जो बहुत ज़्यादा क्या है, लॉन्ग टाइम का डेटा है, जो एक्सेस नहीं करना पड़ेगा हमें कभी भी, तो 90 दिन का प्राइस तो कम से कम देना पड़ता है ग्लेशियर के अंदर हमको। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? तो मैं आपको ग्लेशियर का एग्जांपल दे रहा था आपको, कैसे कि या तो ये ऐसे डेटा कर लो आप अपलोड यहाँ से बैठ के, या फिर अमेजन अपना अलग से क्या देता है, S3 ग्लेशियर प्रोवाइड करता है। ग्लेशियर के अंदर बनते हैं वॉल्ट, लेकिन ग्लेशियर की लिमिटेशन है, इसका जो कंसोल है ना, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है डेटा अपलोड करने का। इसके अंदर जो ग्लेशियर का कंसोल है, वहाँ से सिर्फ वॉल्ट बना सकते हैं खाली हम लोग बस, लेकिन डेटा अपलोड नहीं कर सकते। तो जैसे मार्केट में S3 ब्राउजर आता है अलग से, ऐसे ही अमेजन अपना ऑफिशियल ग्लेशियर ब्राउजर देता है अलग से। कौन सा ब्राउजर आता है अलग से? ग्लेशियर का भी अपना अलग से एक ब्राउजर आता है, जिसके थ्रू आप लोग वॉल्ट बना सकते हो, वॉल्ट में डेटा अपलोड कर सकते हो और रिट्रैक कर सकते हो। कैसे? देखो, तो ये मेरे पास एक वॉल्ट है, कौन सा, लेकिन इसमें कहीं डेटा अपलोड करने की परमिशन नहीं है मेरे पास यहाँ से बैठ के। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा फिर। अब ऐसे जैसे आपने पहले S3 ब्राउजर इंस्टॉल किया था अलग से, उसी तरीके से आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? अलग से मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, कौन सा, फास्ट ग्लेशियर करके एक टूल आता है इनका अपना, जिसके थ्रू आप लोग वॉल्ट को मैनेज कर सकते हो। इसमें भी फिर आपको लॉगिन करना पड़ता है। कैसे? उन्हीं एक्सेस की से आपको लॉगिन करना पड़ेगा फिर आपको। कहाँ जाओ? फास्ट ग्लेशियर पे जाओ,
और ये कोई पहला अकाउंट है, इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से मैं एक नया अकाउंट ऐड कर रहा हूँ। अब जिस यूज़र की तुम एक्सेस की यूज़ करना चाहते हो उस यूज़र को ग्लेशियर के ऊपर परमिशन होनी चाहिए। जिसको सिर्फ S3 पे परमिशन होती है वो ग्लेशियर का वॉल्ट मैनेज नहीं कर सकता। यानी S3 की फुल परमिशन आने के बाद बस S3 की जो क्लासेस होती हैं खाली बस उनको मैनेज कर सकते हो आप लोग, बकेट बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो। बट ग्लेशियर के ऊपर आप कंट्रोल, तो फिर तुम्हें उसी यूज़र को ग्लेशियर की परमिशन देनी पड़ती है। तो कहाँ से दोगे आप लोग? अगेन कहाँ चलो, IAM में जाओ और IAM में जाने के बाद यूज़र में जाओ और ऐड परमिशन, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी, और यहाँ से अलग से कौन सी परमिशन, अमेजन ग्लेशियर फुल एक्सेस। अब इस यूज़र की क्रेडेंशियल से आप चाहो तो ग्लेशियर को मैनेज कर सकते हो। तो ये इसकी एक्सेस की हैं। अब ये एक्सेस की आप जाके जो आपका फास्ट ग्लेशियर टूल है उसमें जाके पास कर दो आप एक बार, तो जितने बकेट बने हुए हैं इसके अंदर वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। वॉल्ट सॉरी, हाँ, तो दोनों वॉल्ट आ गए यहाँ पे अपने आप। अब डेटा अपलोड करने की परमिशन यहाँ मिल रही है, देखो कहाँ। अब जिसमें जो डेटा करना है आपको अपलोड, वो डेटा यहाँ से बैठ गया। आप लोग कोई भी फाइल यहाँ से कर दो अपलोड, आ गई। लेकिन ग्लेशियर में डेटा अपलोड करने के बाद डेटा रिट्राइव करने के 3 ऑप्शन होते हैं। ऐसे डायरेक्टली डेटा डाउनलोड आप नहीं कर सकते। एक बार ग्लेशियर में आपने डेटा मार दिया अपलोड, एक तो 90 डेज की कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। अगर फिर आपको डेटा चाहिए तो डेटा रिट्राइवल की 3 पॉलिसी हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से डाउनलोड किया, तो डाउनलोड ऐसे नहीं कर सकते आप। ग्लेशियर में उनकी टीम जब तक डाउनलोडिंग अप्रूव नहीं करेगी तब तक डेटा रिट्राइव आप, और डेटा रिट्राइवल की 3 पॉलिसी हैं। डेटा रिट्राइवल की 3 पॉलिसी हैं, एक्सपीडिटेड, स्टैंडर्ड और बल्क। अगर तुमको ग्लेशियर में से डेटा 3 से 5 मिनट के अंदर डाउनलोड करवाना स्टार्ट, मतलब ऐसा मत सोचना कि 3 से 5 मिनट के अंदर चाहे टेराबाइट का डेटा मिल जाएगा हमको, नहीं नहीं। अपनी रिक्वेस्ट 3 से 5 मिनट के अंदर यू वांट टू अप्रूव, तो रिट्राइवल कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आपको डेटा 3 से 5 घंटे में अपनी रिक्वेस्ट करवानी है अप्रूव, तो कौन सा मेथड है, स्टैंडर्ड है। अगर आपको डेटा 5 से 12 घंटे में रिट्राइवल आप चाहते हो जाए अप्रूव मेरी कोई भी रिक्वेस्ट, तो कौन सा होगा फिर। अब इसमें 2 कॉस्ट हैं, एक तो डेटा रखने की कॉस्ट है इसके अंदर, और एक कॉस्ट डेटा रिट्राइवल कॉस्ट है। रिट्राइवल कॉस्ट 3 है इसके अंदर, एक्सपीडिटेड, स्टैंडर्ड और बल्क। ठीक है, कैसे देखो, अगर मैं वही डेटा 1 टेराबाइट का डेटा कहाँ रखता हूँ, बट आर्काइव डेटा होना चाहिए वो, तो मैं ग्लेशियर में गया और मैंने यहाँ पे 1 टेराबाइट का डेटा यहाँ रख दिया मैंने ग्लेशियर के अंदर। तो एक तो कॉस्ट कितनी आ रही है, यानी ग्लेशियर चीपेस्ट स्टोरेज है, ठीक है, जिसमें आर्काइव डेटा स्टोर करते हैं हम लोग। डेटा आर्काइव की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। डेटा को बाहर से एंटरटेन आप नहीं कर सकते, पहली चीज। तो दूसरा क्या है, अब इसमें से आपने क्या किया, किस मेथड से,
आपने स्टैंडर्ड मेथड से या आपने कौन से वाले से, आपने 100 GB डेटा रिट्रैवल कर लिया आपने, कितना पड़ रहा है, और इतना ही डेटा आपने किससे लिया होता, इस मेथड से ले लिया आपने, कम है ना, ऐसे नहीं होगा यार, आप लगता है, ठीक है। अगर आपने ये ना करके आपने कौन सा वाला, ठीक है ना, पहला पॉइंट। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ थ्योरी पार्ट में पूरा, आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि एक्चुअल क्लासेस का मतलब क्या है, एज पर द अवेलेबिलिटी, डेटा एक्सेसिबिलिटी, कॉस्टिंग, इसके बेस पे क्या क्लास क्या होती है, डिफाइन डिसाइड होती हैं, ठीक है। चौथी क्लास क्या थी, ग्लेशियर। अब एक क्लास और है जिसके बीच में, कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि स्टैंडर्ड और इनफ्रीक्वेंट स्टैंडर्ड, अगर डेटा एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है अपने आप, तो डेटा मेरा ऑटोमेटिकली क्लास क्या हो जाए उसकी, स्टैंडर्ड हो जाए, फ्रीक्वेंट एक्सेस हो जाए। अगर डेटा फ्रीक्वेंट एक्सेस नहीं हो रहा तो क्लास क्या हो जाए उसकी, इनफ्रीक्वेंट हो जाए। इसको बोलते हैं टाइप ऑफ एडवांस मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंट टियरिंग। एक क्लास है, पहली बार जब डेटा डेटा डालोगे आप लोग पहली बार, तो इंटेलिजेंट टियरिंग कोई क्लास नहीं है। इंटेलिजेंट टियरिंग का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट की मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर दो, ऐसे से बोलो, पहले 30 दिन डेटा कहाँ रखो, स्टैंडर्ड के अंदर रखो। अब 30 दिन के बाद डिसाइड करो कि डेटा एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है कि कम है। अगर कम है तो क्लास कर दो क्या उसकी, ऑटोमेटिकली इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ठीक है। यानी ये इनके पास नया ऑप्शन आया है, इसके पास एडवांस टियरिंग का, जिसमें क्या होगा, कौन सी क्लास थी वो, इंटेलिजेंट, दिख रही है ना, पढ़ना है इसको एक बार, क्या बोल रहा है। ये और किसी क्लास में मूव नहीं करेगा, या तो फ्रीक्वेंट एक्सेस में या इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, खाली बस उनके बीच में क्या है, एक ऑटो टाइप ऑफ क्या है, ऑटोमेशन है ये। तो इसमें अलग से कॉस्टिंग खाली बस किसकी है, हाँ, बोला जिस क्लास में डेटा होगा कॉस्टिंग उसकी होगी, एक तो वो कॉस्टिंग तो देनी पड़ेगी, एडिशनल बस पर ऑब्जेक्ट मॉनिटरिंग कॉस्ट है खाली बस। बट वो कॉस्ट कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ज़्यादा है हमारे लिए, कि कोई डेटा हमसे एक महीने के लिए कहाँ पर रह गया, 2 TB का डेटा जो इनफ्रिक्वेंट में रहना चाहिए था, बट कहाँ रखा रह गया हमसे वो, तो वो कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई। इससे अच्छा क्या है आपके लिए, फिर मॉनिटरिंग ही कर लो आप लोग, ठीक है। एक क्लास और है, आप कौन सी वाली, ये कौन सी थी पहली, 3, चौथी ग्लेशियर, 5वीं क्या थी, इंटेलिजेंट, कौन सी थी, इंटेलिजेंट टियरिंग। ये काइंड ऑफ क्लास नहीं है, ये सिर्फ क्या एक काइंड ऑफ एडवांस एक मॉनिटरिंग है खाली बस, क्लास के ऊपर, 2 क्लास के ऊपर, कौन कौन सी की, स्टैंडर्ड और इनफ्रीक्वेंट। डेटा एक्सेसिबिलिटी जैसी हो क्लास वही कर देना है। तो ये एक्शन 30 डेज के बाद लेता है, 30 डेज कहाँ रखेगा, पहले स्टैंडर्ड में, फिर अगर डेटा एक्सेस नहीं हो रहा तो फिर इनफ्रीक्वेंट में, फिर हो रहा एक्सेस तो फिर स्टैंडर्ड में, ठीक है। एक होता है कौन सा, लास्ट क्लास कौन सी है इसकी, एक कौन सी, डीप आर्काइव
ये ग्लेशियर की दूसरी क्लास है अभी, जहां डेटा एक साल में सिर्फ 1 से 2 बार ही आपको चाहिए बस। कितना बस? तो डीप आर्काइव ग्लेशियर का और सस्ता प्राइस है इसके अंदर। अगर मैं ये डीप आर्काइव की सर्विस लेता हूँ 100 GB डेटा 1 TB का डेटा यहाँ रख के मैं किसके अंदर चलता हूँ, किसके अंदर, ग्लेशियर डीप आर्काइव ये वाला, कितना 1 TB का डेटा। अगर मैं इसका प्राइस देखता हूँ, कितना आ रहा है, यानी 1 TB तक की आर्काइव डेटा को सिर्फ 60 रुपये में आप पर मंथ स्टोर कर सकते हो आप। और इसकी एक लिमिटेशन क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है कि इसमें अगर आपने गलती से भी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा कर लिया आपने, डेटा आपको एक साल में 3 से 4 बार 5 बार चाहिए, रिट्राइवल कॉस्ट बहुत क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल आर्काइव, नॉर्मल ग्लेशियर। कैसे मालूम चला ये? कहाँ जाओ, डीप, क्या बोल रहा है, दिख रहा है ना? बोला इस टाइप का डेटा रखना चाहिए इसके अंदर, दैट मे बी एक्सेस वंस और ट्वाइस इन अ ईयर। It is designed for the customer, particularly those the high regulated industries such as the financial services, healthcare, public sector, that retain the data for set of the 7 to 10 years। उस काम में आता है फिर ये। वो यूज केस तो डिजास्टर रिकवरी अगर कर रहे हैं अपने कंपनी के अंदर, हाँ, एक दो बार ही होता है साल। दूसरा ये अगर रिटेंशन हमारा हाई है, रिटेंशन ज़्यादा हाई है आपका, ठीक है। और बोल रहा है विद इन लाइक 12 आवर्स के अंदर अंदर आपको डेटा मिल जाएगा इसके अंदर, लेकिन आपको अभी चाहिए तो अगर, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअल पहली क्या है, स्टैंडर्ड, दूसरी क्या है, टियरिंग, तीसरी वन जॉन आइए, सॉरी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, वन जॉन, ग्लेशियर और डीप आर्काइव। उसके बाद कि सर इंटेलिजेंट टियरिंग तो खाली बस एक काम कर रही है हमारे लिए, क्या, स्टैंडर्ड से इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट से स्टैंडर्ड। बट मैं चाहता क्या हूँ कि जो डेटा 90 दिन से एक्सेस ही नहीं हुआ, विदाउट हैविंग यूजर इंटरेक्शन, डेटा शुड बी डायरेक्टली मूव ऑन द ग्लेशियर। यानी एक इनके पास मॉनिटरिंग और है जिसको बोलते हैं लाइफ साइकिल रूल। क्या बोलते हैं ये लोग? इंटेलिजेंट टियरिंग तो बस एक काम कर देता है, स्टैंडर्ड से इनफ्रीक्वेंट में, इनफ्रीक्वेंट से स्टैंडर्ड में। बट नहीं, मैं चाहता क्या हूं कि 30 दिन के बाद डेटा की क्लासेस कहाँ हो जाए, जो डेटा, जिस डेटा का टाइम कितना है, जो ऑब्जेक्ट की लाइफ 30 दिन हो चुकी है, वो डेटा ऑटोमेटिक कहाँ चला जाए, इनफ्रीक्वेंट एक्स। मुझे पता रहता है कि 30 दिन के बाद मेरे ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, एक्सेस होने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं क्यों इसके लिए इतनी कॉस्टिंग पे करूं। उसके बाद अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है डेटा की, तो फिर 30 दिन के बाद क्या हो जाए, 60 दिन के बाद, हाँ नहीं, कहाँ, फिर मुझे लगता है कि यार 90 दिन के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ता है, डेटा कहाँ पहुंच जाए, और फिर मुझे 365 दिन के बाद करना क्या है, नहीं समझे? तो इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल रूल। लाइफ साइकिल रूल से यू कैन अप्लाई ट्रांसमिशन रूल, ट्रांजिशन रूल। एक क्लास से दूसरी क्लास में डेटा को आप लोग ट्रांजिशन रूल के थ्रू आप अप्लाई करा सकते हो।
एक क्लास में से डेटा दूसरी क्लास में जब जाता है ना, तो इसका मतलब बच्चे सोचते हैं कि सीपी कमांड से डेटा एक हार्ड ड्राइव में से दूसरी हार्ड ड्राइव में कॉपी होता है। ट्रांजिशन रूल से सिर्फ मेटा डेटा का जो उसका होता है ऑब्जेक्ट का, बस उसमें उसकी क्लास चेंज होती है। डेटा तो आज भी जहाँ स्पिन है वहां पहले से क्या ऑलरेडी। कभी ऐसा मत सोच लेना कि किसी डेटा को अगर डायरेक्टली यू वांट टू मूव ऑन ग्लेशियर, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्लेशियर की हार्ड ड्राइव क्या होगी, अलग होगी, और स्टैंडर्ड की क्लास की हार्ड ड्राइव अलग होगी, तो डेटा पहले सीपी कमांड से क्या होगा, कॉपी होगा। ऐसा नहीं होता। किसी ऑब्जेक्ट की क्लास चेंज करने का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट इन्वेंट्री सर्वर है इनका, जो इनका ऑब्जेक्ट सर्विस दे रहा है मार्केट में, इनका कंट्रोलर सर्वर, जहाँ इनको पता है कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर अवेलेबल ओवर द हार्ड डिस्क, बस वो अपने रेफरेंस में करता क्या, खाली बस मेटा डेटा में से क्लास को चेंज कर देता है। जैसे रूम एक हमारे पास गेस्ट आया, हमारे पास 4 रूम थे, तो अभी हमारी जो रिसेप्शन में मैडम बैठी हुई है, उसने उसकी इन्वेंट्री में क्या लिखा हुआ है, क्लास 1, क्लास ए के अकॉर्डिंग ही विल पे। अब 2 दिन के बाद बंदा बोलता है कि मैडम मुझे अब मौसम का एसी का बिल नहीं देना आपको, मुझे इसका बिल आपको नहीं देना, तो मैडम क्या करेगी आपके लिए, शिफ्ट, चलो वो तो रूम है कि शिफ्ट करना पड़ेगा, बट दे विल एक्चुअल क्या करेंगे, फटाफट से वो लोग आपके लिए बस आपकी सर्विसेज को वहां से रोक देंगे। कहाँ से, जो उनका इन्वेंट्री सिस्टम होगा, कि अब ये ऑब्जेक्ट में ये दे रहे हैं हम लोग, खाली बस इसमें इसकी बिलिंग क्या होगी आज के बाद, ये आना स्टार्ट होगी, तो क्लास क्या हो गई, चेंज हो गई खाली बस। बट डेटा कभी भी ऐसा मत सोचना कि डेटा क्या होता है, एक हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क में जाएगा आपका डेटा एक ही जगह रहता है। डेटा। आज भी क्या आपका एक्चुअल हार्ड ड्राइव में तो डेटा आज भी राइट हो गया एक बार, बस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस बना होता है मेटा डेटा जिसको बोलते हैं हम लोग, वहां पर बस क्लास क्या होती है, चेंज हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ क्लास में ट्रांजिशन की कुछ लाइफ होती है कि 30 दिन से पहले आप ट्रांजिशन नहीं लगा सकते आप लोग। जैसे 30 दिन से पहले डेटा को आप लोग स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट पे ट्रांजिशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लाइफ क्या है, यहां आपको दिखाया था मैंने क्या, इसके अंदर कम से कम कितना है, मतलब कल को अगर आपने बोला सर मुझे डेटा में मुझे इस बकेट पे एक ट्रांजिशन रूल लगाना है, कौन से बकेट के ऊपर, मैं S3 पे गया, और S3 पे जाने के बाद तो कुछ क्लासेस की प्री डिफाइंड कॉस्टिंग है कि भाई आपको 30 डेज तक के डेटा को ही आप ट्रांजिट कर सकते हो, उससे पहले आप नहीं कर सकते। जैसे आप इसके ऊपर चाहते हो एक ट्रांजिशन लगाना, किसके ऊपर, ये आपका बकेट है, और ट्रांजिशन रूल कहाँ पे होते हैं, मैनेजमेंट में जाओ, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, ऐड लाइफ साइकिल, रूल पे जाओ, पूछ रहा रूल का नंबर क्या है बताओ पहले, तो रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 1 है। पूछ रहा है रूल पूरे बकेट पे एप्लीकेबल हो या बकेट के अंदर सिर्फ डाटा फोल्डर के अंदर के जो ऑब्जेक्ट हैं उन पे एप्लीकेबल हो। प्रीफिक्स आपने नहीं दिया, सो रूल विल एप्लीकेबल ओवर द होल बकेट। जितने बकेट के ऑब्जेक्ट हैं उसके करंट वर्जन पे एक ट्रांजिशन लगा दो कि डेटा कहाँ चल, अपने आप कहाँ चला गया डेटा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब है कि जो डेटा की लाइफ 30 डेज हो चुकी है, कितनी, स्टैंडर्ड क्लास में जिस डेटा की लाइफ 30 डेज हो चुकी है उस डेटा को कहाँ ले जाओ, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में ले जाओ। अब ये क्लास पहले कहती साफ साफ कि 30 डेज से पहले आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप चाहते हो 29 दिन नहीं, क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट डेटा को क्लास में डालने के लिए डेटा की लाइफ 30 डेज होनी चाहिए। लेकिन ग्लेशियर कहता है कि डायरेक्टली तुम अगर इसको बिना एनी इनफ्रीक्वेंट वन जोन आईए पे आप चाहते हो सीधा सीधा कहाँ पे ले जाना, तो ऐसा कोई रिकमेंडेड नहीं है कि पहले डेटा 1 जोन में ही आएगा कि 2nd जोन में आएगा तब जाकर डेटा कहाँ जाएगा आपका, ग्लेशियर के ऊपर जाएगा, नहीं। ग्लेशियर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। S3 की किसी भी क्लास का डेटा जब चाहे हम लोग ग्लेशियर पे मूव कर सकते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कैसे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्या हो रहा है यार, ये कहाँ, ऐड ट्रांजिशन पे जाओ, और कौन सा, आप जब चाहो 0 दिन 4 दिन 6 दिन जब भी चाहो डेटा को आप ट्रांजिशन कर सकते हो, किसके ऊपर,
ग्लेशियर के ऊपर। पहली बात तो ये है, यानी ग्लेशियर पे जाने की कोई लाइफ नहीं है। लेकिन अगर आप इफ यू विल बी गो थ्रू द अनदर क्लासेस की पहले इनफ्रीक्वेंट में आए फिर वन जोन में जाए, तो फिर ग्लेशियर पे भी टाइम 90 दिन कम से कम होता है। कैसे? आप चाहते हो कि पहले डेटा कहाँ पे आए, पहले कहाँ जाए, ऑटोमेटिक क्या हो गया 30 दिन के बाद आप चाहते हो कहाँ, क्या हो रहा है यार ये हैं? ऐसा क्यों हो रहा है ये? परीक्षा दे रहा की अब कितना हो गया? अगर बीच में इनफ्रीक्वेंट लेके आओगे वन जोन आइए तो 90 हो जाएगा फिर ये। देखो पहले तो इसको थोड़ा सा ऐसे करें, अब ऐड करते हैं। रूल नंबर क्या? 1 करेंट ऐड, कौन सा पहला ये हो गया, दूसरा क्या आ रहा है, ठीक है। आप समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? यानी अगर 30 दिन यहां से करते हो आप लोग तो यहाँ पे 90 क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि मैंने पहले कहाँ पे डेटा कहाँ पे जा रहा है मेरा, यहाँ से इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, फिर देन कहाँ जा रहा है वन जोन आइए, तो 30 दिन डेटा यहाँ पे रहेगा आपका 30 दिन, ठीक है ना। तब कहाँ आएगा 90 डेज का डेटा आपका ग्लेशियर पे आएगा। 90 days from the starting point. हाँ ठीक है। बीच में क्लास आप लेके नहीं आओगे तो फिर कितना हो गया 60 दिन हो गया। 30 दिन आपका हो गया ओवर द स्टैंडर्ड, 30 दिन ओवर द इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, देन ग्लेशियर पे आ गया अपने आप हैं। तो फिर लगा दो लाइफ साइकिल रूल। कौन सा वाला? ग्लेशियर से डेटा रिट्राइवल की वही पॉलिसी आएंगी, फिर 3 पॉलिसी जो होती हैं। हाँ 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 30 डेज का ऑब्जेक्ट नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड में तो डेटा कभी ला सकते हो आप लोग, कोई वो नहीं है, ठीक है। आप ये कहना चाहते हो कि सपोज करना मेरा ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड से कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट 1 था, 30 डेज के बाद कहाँ चला गया ये, वो आप बताओ क्या कर रहे हो? फिर तो नॉर्मल क्लास चेंज कर दो खाली उसकी, आप जब करना है आपको। फिर आप इसको यूजिंग लाइफ साइकिल या मैनुअली लेना है आपको? हाँ फिर आप ट्रांजिशन कर सकते हो, लेकिन आपको लाना दोबारा से उसके ऊपर, फिर तो आपको सीधा ऑब्जेक्ट की क्लास चेंज करनी पड़ती है फिर आपको। स्टैंडर्ड से आगे आने के लिए हमें बोला कि उसमें वो एक्स चेक करेगा कि उसमें ज़्यादा एक्सेस नहीं आ पा रहा है उसका, तो वो आगे बन जाएगा। वो तो चेक कब करेगा जब आपने इंटेलिजेंट टियरिंग क्लास को ऑब्जेक्ट दिया हो अपना। इसमें 2 ऑटोमेशन है, इसमें 2 ऑटोमेशन दे रहे हैं लोग। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपलोड करते टाइम पे ही आपने इंटेलिजेंट टियरिंग क्लास दे दी तो अब आपकी टेंशन नहीं है, अब लाइफ साइकिल रूल आप एप्लीकेबल मत करो। अब वो लाइफ साइकिल मैनेज खुद करेगा, बट ओनली फॉर 2 क्लास, स्टैंडर्ड से इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट से स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल क्यों? जब इंटेलिजेंट टियरिंग क्लास अवेलेबल है तो, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटेलिजेंट टियरिंग क्लास में खाली बस 2 ही क्लास अवेलेबल है, वो किसी और क्लास में डेटा मूव नहीं कर सकती। तो यूजिंग द लाइफ साइकिल रूल वी कैन अप्लाई टर्मिनेशन डिलीटेशन भी कर सकते हैं हम लोग। क्या
कि अब 90 दिन के बाद ग्लेशियर पे भी क्या डेटा हो रहा है, फिर 365 दिन के बाद मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट कस्टमर डिमांड नहीं मांगता हमसे, 365 दिन के बाद भी डेटा मेरा क्या हो, वाइप आउट हो जाए। ठीक है, तो कहाँ था मैं? उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है फिर, कन्फिगर एक्सप्रेशन का मतलब होता है कब आप इसको टर्मिनेट करना चाहते हो डेटा को आप। तो मैंने बोला डेटा का हर एक ऑब्जेक्ट का करंट वर्जन क्या हो, 365 दिन के बाद डेटा क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली लॉस हो जाए। यानी आपने क्या किया इसके अंदर, अब आपने इसके अंदर एक रूल डाल दिया है, एक ट्रांजिशन का और एक एक्सपायरेशन का, कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट 365 दिन से पुराना हो जाए ऑटोमेटिकली बकेट में से क्या हो जाए, वो लॉस हो जाए। रूल सेव नहीं हो पाया था, यहाँ पे दिखाएगा आपको क्या 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 एक्शन हो रहे हैं इसके अंदर। तो मेन पॉइंट जो पढ़े हमने पूरा एक्शन में S3 के अंदर, इतने पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए प्रॉपर। एक तो क्या करना, एक तो बकेट क्रिएट करना, ठीक है, यूजिंग S3 ब्राउजर बकेट को यूज करना, ठीक है, बकेट को क्या करना, माउंट ऑन विंडो और लिनक्स। एक फिर हमने एक BPC एंड पॉइंट सेटअप किया था, आपको याद होगा। हेलो हेलो हेलो, राम सर, अशोक हूँ। हाँ जी सर। सर मैंने पूछना चाह रहा था यहाँ से करके मैंने एक पॉइंट। एक मिनट आवाज, एक मिनट एक मिनट बस, मेरे लैपटॉप का ना माइक खराब हो गया है, तो एक मिनट। नहीं, अब सही आ रही है। हाँ अभी बोलना इसकी बकेट क्रिएट किया, हाँ उसको मुझे लाइनेक्स पे माउंट करना है, चाहे मतलब सॉरी लाइनेक्स से एंड पॉइंट के थ्रू लिनक्स से ही, हाँ माउंट कर लिया पासवर्ड के थ्रू। ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पासवर्ड ना दूं, मैं चाह रहा हूँ कि IAM रोल दे दो उसको फिर आप। नहीं, IAM रोल दे दिया था, एंड पॉइंट का थ्रू एक्सेस करना चाह रहा हूँ। मैंने एंड पॉइंट से लास्ट टाइम किया था ना, BPC एंड पॉइंट बनाया था मैंने लास्ट टाइम कल। हाँ जी वीडियो बताया था, मैं हाँ वैसे कर रहा था, हो नहीं रहा था थोड़ा सा। जैसे मैं पब्लिक सबमिट है वहाँ से ओके है, प्राइवेट सबमिट से नहीं। मैं क्लास के बाद देखता हूँ उसको प्रवीण ना। ठीक है, उसके बाद आपको वर्जनिंग कंसेप्ट बताओ उसके ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर क्या करना, वेबसाइट होस्टिंग। उसके बाद क्या, इसके बाद आपको बताओ
क्लासेस क्या होती हैं इसके बाद, क्लासेस के बाद आपको क्या पता हो, लाइफ साइकिल रूल क्या होते हैं इसके अंदर। 8वां इसके पास क्या पता हो आपको, ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर के अंदर रिट्राइवल की क्लास क्या क्या होती हैं, ठीक है। और आपका उसके बाद इसमें एक लास्ट क्या था, प्राइस। तो इंटरव्यू में खाली आपको S3 क्लासेस, ग्लेशियर, ठीक है, सब में डिफरेंट क्या है, कॉस्टिंग रखने की कहाँ पे, रिट्राइवल कॉस्टिंग कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, लाइफ साइकिल लगाते क्यों हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांजिशन का मतलब क्या है एक्चुअल में, और क्यों लगाते हैं हम लोग, ठीक है। डेटा कॉस्टिंग बचाने के लिए, कोई डेटा है 365 दिन के बाद तो पता है मुझे एक्सेस नहीं होगा, तो उसको इतनी महंगी क्लास में रखने बेनिफिट है नहीं। प्राइसिंग, ग्लेशियर, लाइफ साइकिल रूल, क्लासेस, वेबसाइट होस्टिंग करना, वर्जनिंग, एंड पॉइंट माउंट करना और यूज करना, ठीक है। हाँ, रिकर्सिव परमिशन में समझा है। एक फोल्डर है उसके अंदर के सारे ऑब्जेक्ट्स को हम मतलब पोस्ट रीड राइट एग्जीक्यूट या फिर सिर्फ रीड राइट परमिशन। नहीं, बकेट पे परमिशन, फाइल सिस्टम परमिशन कोई कंट्रोल नहीं है आपका। अगर ऑनरशिप है बकेट की तो यू कैन डाउनलोड, यू कैन अपलोड डेटा खाली बस। अगर हमने पब्लिक एक्सेस कर रखा है हाँ, तो उसमें रीड राइट का ऑप्शन होता है ना, परमिशन ऑब्जेक्ट। पब्लिकली कर रहे थे हम लोग तो कौन सा वाला परमिशन तो होती है ना रीड राइट वगैरह। परमिशन जो होगी वो IAM यूज़र के लिए खाली बस दे पाऊंगा मैं आगे चल के, कि राम नाम का यूज़र खाली बकेट एलएस कर पाए, बकेट में राइट ना कर पाए, ये होगी परमिशन। बट वो रेस्पेक्टिव ऑफ IAM अकाउंट, नॉट द एनोनिमस। जैसे आपके लिए तो कंटेंट है, आप तो गेट करो खाली उसको बैठ के, मेरी साइड से जो मेरा IAM अकाउंट होगा यूजर S3 को मैंने जो परमिशन दे रखी है खाली बस की। हाँ ठीक है, ये बोल रहा है कि अपने अकाउंट में आपका कोई एनोनिमस अकाउंट बैठा हुआ है यूजर। हाँ, ये वही होगा ना कि कौन सा यूजर आपकी ऑब्जेक्ट को आगे कर पाए। ये एनोनिमस नहीं है आपका, जो कस्टमर नहीं है आपके, जो अकाउंट में IAM अकाउंट होते हैं ना, ये वो यूजर्स बोल रहा है। ये मतलब रिकर्सिव चलेगी। IAM बताऊंगा आपको, IAM के थ्रू पॉलिसी देना, यूजर को रोल देना, एक्सेस देना ऑब्जेक्ट के ऊपर, इंस्टेंस को शट डाउन कर पाए, राइट ना कर पाए, सिर्फ VM स्टार्ट कर पाए, स्टार्ट ना कर पाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट में मेरी खाली बस 10 बकेट में एक बकेट मुझे दिखे खाली बस, बाकी समय में आके राइट कर पाऊँ। अभी तो मैंने फुल एक्सेस दिया हुआ है बकेट के ऊपर किसी एक यूज़र को दिखाने के लिए आपको। वैसे तो मुझे तो फोल्डर में करते हैं तो रिकर्सिव का ऑप्शन भी बीच में सब हुआ था। फोल्डर पे पॉसिबल है, बट उसके लिए मुझे जेसन पॉलिसी लिखनी पड़ेगी फिर मुझे। रिकर्सिव के लिए फिर मुझे ARN नंबर जो होगा ना, सुना है नंबर, ARN नंबर, हाँ ठीक है। तो ARN नंबर है बकेट का नाम स्लैश फोल्डर का नाम स्लैश एस्ट्रिक, कि ये पॉलिसी, रीड पॉलिसी खाली बस इस बकेट के अंदर इस फोल्डर पे काम करे बस। ग्राफिकल नहीं ऑप्शन अपने यहाँ पर, उसके लिए जेसन पॉलिसी दिखाऊंगा आपको बैठ के, ठीक है। एक 2 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। सर एक चीज़ और हाँ।